नमस्कार मित्रों। भूगोल के अध्ययन की अगली श्रृंखला के रूप में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के ऊपरी ऊपरी भागों पे हमने चर्चा कर ली है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को मुख्यतः दो आधार पे वर्गीकृत किया गया। एक तो हो जाएगा मध्यवर्ती पठारी प्रदेश और दूसरा हो जाएगा पहाड़ी प्रदेश। पठारी प्रदेश की बात की जाए तो पठारी प्रदेश में हमने पढ़ा दक्कन का पठार, यानी इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के रूप में दक्कन का पठार, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार और बुंदेलखंड का पठार, बंगेलखंड का पठार और शिलोंग का पठार। इसी प्रकार दक्षिण में पढ़ा था हमने तेलंगाना का पठार। इसके अलावा मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में हमने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के भी श्रेणियां हैं, जैसे पारसनाथ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ियां। इसी प्रकार सतपुड़ा और इन चारों का क्रम भी पढ़ा था, विंध्याचल पर्वतमाला, नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और इसके बाद में ताप्ती नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ही ब्रंश पर्वत के उदाहरण है, ब्रंशोत पर्वत है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत है और 16 डिग्री चैनल सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री के रूप में। और पूर्वी घाट के संदर्भ में भी अध्ययन किया। पूर्वी घाट सतत रूप में न होकर के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और ये नदियां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां इन पर्वत श्रृंखलाओं को निरंतर कटाव के रूप में लेती हैं और इनकी ऊंचाई है जो निरंतर गिरती जा रही है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की। इसके अलावा दक्षिणी घाट की भी बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार की पहाड़ियां होती हैं, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां आदि, जो कि आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। पहले वाला कुछ क्यों रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे। यहाँ पे पढ़ी थी हमने अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 600 वर्णों किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। इसके जस्ट दक्षिण वाले भाग में हमने पढ़ा था हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार वैसे इस पठारी प्रदेश की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर और 16 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा से। ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित। और इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। ये तो हो गई भारत के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य प्रायद्वीपीय पठार के। अब आज इसका
पूरा विश्लेषण करेंगे। प्रायद्वीप पठार की क्या चीज प्रसिद्ध है और कौन कौन सी पहाड़ियों की अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है और कौन सा पठार कहाँ पर अवस्थित है, इसके बारे में आज देखेंगे। ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र पर अब इसके बीच में यहाँ पे हैं अलग अलग श्रेणियों में बंटी हुई विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल पर्वतमाला। इस विंध्याचल पर्वतमाला के जस्ट दक्षिणी भाग में एक ब्रंस नदी चलती है जो है नर्मदा। नर्मदा और इसके जस्ट दक्षिण में इस प्रकार से सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं निर्मित है ब्रंज घाटी के द्वारा, इसलिए इसे ब्रंसोत पर्वत भी कहा जाता है। ब्रंसोत पर्वत भी कहा जाता है। इसके अलावा इधर वाले भाग में हमने देखी थी पिछले वाले वीडियो में पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला और पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला को 16 डिग्री अक्षांश दो भागों में विभाजित करती हैं। उत्तरी यानी इसका दूसरा नाम पश्चिम घाट का सह्याद्री पर्वत भी है। सह्याद्री पर्वत और सह्याद्री पर्वत को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री दो भागों में बांटा गया। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलछुबाई और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख की बात की जाए तो ये लौह अयस्क भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले कौवा की खेती हुई थी क्योंकि बाबा बुदन की पहाड़ियां इसी का भाग है। कुद्रेमुख कर्नाटक का इसी क्षेत्र में कौवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। दक्षिण घाट की बात की जाए तो यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं। दक्षिण घाट जो हिंद महासागर से लगा हुआ है। पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, और पूर्वी घाट की बात की जाए तो ये अनेक श्रृंखलाओं में विभाजित है। पूर्वी घाट। इसके अलावा हमने पठारी क्षेत्र में यहाँ पे पढ़ा था शिलोंग का पठार। इस वाले भाग में पढ़ा था दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। यहाँ पे था हड़ौती का पठार। हड़ौती का पठार। इस वाले भाग में पढ़ा था मालवा का पठार। मालवा का पठार। इस वाले भाग में पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड। और छत्तीसगढ़ के पास में पढ़ा था बघेलखंड का पठार।
और तेलंगाना का पठार पड़ा था दक्षिणी भाग में। और इसका दूसरा नाम मिलता है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। वैसे कर्नाटक में भी पठारी प्रदेश हैं, उसे कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित है। ये तो हो गया पहले वाला क्विक रिवीजन। अब बात की जाए इसके संदर्भ में, ये देखो मेन पे भी देख लेते हैं। इधर वाले भाग में थार हो गया, अरावली, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, दक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये दक्षिण घाट हो गया, ये कार्डेमम हिल्स हो गया, कार्डेमम की पहाड़ियां, और ये इधर हो गया शिलोंग का पठार। अब बात की जाए इसके संदर्भ में, सबसे पहले हम लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मुख्यतः 4 पहाड़ियां आती हैं। विंध्याचल पर्वत में 4 पहाड़ियां आती हैं। सबसे पहला तो विंध्याचल हो जाएगा 1 नंबर पे पश्चिम से पूर्व की ओर। दूसरा भांडेर की पहाड़ियां हो जाएगी, भांडेर की पहाड़ियां। तीसरी कैमूर की पहाड़ियां हो जाएगी, कैमूर की पहाड़ियां। और इसका चतुर्थ हिस्सा हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां। अब विंध्याचल पर्वत की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी प्रसिद्ध चीजें हैं। विंध्याचल इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालिंजर या गुडविल, सर्वोच्च शिखर है कालिंजर या गुडविल, गुडविल। ये तो हो गया इसका सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट बात की जाए सतपुड़ा की, तो उदाहरण तो देख लिया था हमने, ये ब्रंश पर्वत का उदाहरण है, दोनों ही ब्रंश पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि यहां से ब्रंश घाटी में 2 नदियां बहती है, नर्मदा और ताप्ती। दूसरी बात की जाए सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा में भी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं अलग अलग भागों में। पहली तो हो जाएगी सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की और क्रम में। दूसरी हो जाएगी राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ियां। और तीसरी हो जाएगी इसी क्रम में महादेव की पहाड़ियां। और चतुर्थ हो जाएगी मेघालय की पहाड़ियां, मेघालय की पहाड़ियां। यह है इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। और इनके संदर्भ में इंपॉर्टेंट तथ्य की बात की जाए तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सर्वोच्च शिखर है इसका धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। ये एमपी के महादेव पहाड़ियों में स्थित है। किसका भाग है तो महादेव पहाड़ी का। इसके अलावा सतपुड़ा में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन या इसे हम स्वास्थ्य वर्धक स्थल भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट बात की जाए इस संदर्भ में, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक, और अमरकंटक की ऊंचाई है 1050 मीटर। 1050 मीटर। और अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा व सोन नदी का। और इन दोनों नदियों की विशेषता है कि ये भारत को दो भागों में विभाजित भी करती हैं। सोन नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और नर्मदा नदी अरब सागर में आकर गिर जाती है। इसलिए भारत को बीच में से दो भागों में बांटती है, नर्मदा और सोन नदियां, उत्तरी और दक्षिण भाग में। और नर्मदा नदी पे एक धुआंधार जलप्रपात भी है, धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी पर निर्मित है। अब बात की जाए पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है अरब सागरीय प्लेट के द्वारा। अरब सागरीय प्लेट के टकराने की वजह से पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। और इसका दूसरा नाम मिलता है हमें सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत। इस सह्याद्री पर्वत की भी बात की जाए, इसके भी दो पार्ट है। एक तो हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री, और दूसरा पार्ट हो जाएगा दक्षिण सह्याद्री। और इन दोनों के बीच में विभाजक रेखा के रूप में 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश इन दोनों को विभाजित करता है। उत्तरी सह्याद्री की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कलसुबाई इसका सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिण सह्याद्री की बात की जाए तो इसका सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख किस राज्य में है तो कर्नाटक। वैसे उत्तरी सह्याद्री का एक भाग है महाबलेश्वर की पहाड़ियां। महाबलेश्वर की पहाड़ियां। और महाबलेश्वर की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। सह्याद्री पर्वत की बात की जाए तो इसका स्थिति है नर्मदा नदी से लेकर के, विस्तार की बात की जाए तो नर्मदा नदी से लेकर के इसका विस्तार है नीलगिरी पहाड़ियों तक। नीलगिरी पहाड़ियों तक। जो किसका भाग है दक्षिण घाट का। नीलगिरी की पहाड़ियां किसका भाग है दक्षिण घाट का। दक्षिण घाट का तीन भाग हैं, इलायची की पहाड़ियां, बालनी की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियां।
दक्षिण सह्याद्री के यहाँ ये लो अयस्क क्षेत्र भी है, लो अयस्क क्षेत्र भी है। अब बात की जाए नेक्स्ट पार्ट की, नीलगिरी की पहाड़ियां। वैसे इसमें एक ध्यान रखना, बाबा बुदन की पहाड़ियां दक्षिण सह्याद्री का भाग है, कुद्रेमुख के पास ही है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियों से भारत में सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम कहवा की कृषि हुई थी? कहवा की कृषि हुई थी। वैसे कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है और कॉफी का वैज्ञानिक नाम है कॉफी अरेबिका। नेक्स्ट बात की जाए नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ियां किसका भाग है? दक्षिण घाट का, दक्षिण घाट पर्वत श्रृंखला। वैसे नीलगिरी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता क्षेत्र है, जिसमें से 4 भारत में है, जिसमें से एक नीलगिरी पहाड़ी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। हॉटस्पॉट की बात की जाए तो हॉटस्पॉट भारत में 4 है। पहला तो हो जाएगा पूर्वी हिमालय, दूसरा हो जाएगा पश्चिम घाट या नीलगिरी, तीसरा हो जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथे की बात की जाए तो सुंडालैंड। ये 4 भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र है, हॉट स्पॉट। नेक्स्ट बात की जाए नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा, और दोदा बेटा की ऊंचाई है 2634 मीटर, 2634 मीटर। और ये स्थित है तमिलनाडु में। और इसी में एक हिल स्टेशन है ऊटी, या इसका नाम मिलता है उद्गम मंडलम, उद्गम मंडल हिल स्टेशन है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें एक जनजाति पाई जाती है नीलगिरी में, टोडा जनजाति। ये टोडा जनजाति का निवास स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियों में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वर्षा वन पाने का कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से होते हुए आता है, और जैसे ही पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से टकराता है तो टकरा के वहां पे सघन वर्षा करता है, और सघन वर्षा के कारण यहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है।
ये दक्षिण घाट पर्वत श्रृंखला का उत्तरी पार्ट है। अब इसके अलावा और बात की जाए इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, वैसे नीलगिरी की पहाड़ियां सह्याद्री पर्वत का निचला स्थल एवं दक्षिण घाट पर्वत श्रृंखला का ऊपरी स्थल है। इसका दूसरा नाम कार्डेमम या इलाई मलाई की पहाड़ियां भी कहा जाता है, कार्डेमम हिल्स भी कहा जाता है, कार्डेमम या इलाई मलाई की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये तो हो गया इनका उपनाम। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च शिखर की बात की जाए सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो इसका हो जाएगा अगस्त मलाई, क्योंकि इसी नाम पे इसका नाम हो गया इलाई मलाई और अगस्त मलाई। और इलायची की पहाड़ियों की एक विशेषता है दक्षिण भारत की दक्षिण भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, या भारत की दक्षिणतम पहाड़ी, भारत की दक्षिणतम नेक्स्ट बात की जाए दूसरी पहाड़ी पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में, और इसका सर्वोच्च शिखर कोडाईकनाल, कोडाईकनाल इसका सर्वोच्च शिखर है। अब बात करते हैं एक और पहाड़ी बची है दक्षिण घाट की, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियां और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, सर्वोच्च शिखर है इसका सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। अब बात की जाए इसका नेक्स्ट पार्ट है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो यह सतत श्रेणी में न होकर के छिन्न भिन्न अवस्था में यानी टूटी फूटी है। क्योंकि इसमें तीन नदियां मुख्यतः गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इन पर्वत श्रेणियों को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है
सर्वोच्च शिखर, जिंदागढ़ा। और जिंदागढ़ा की ऊंचाई है 1690 मीटर। इसके अलावा कहीं कहीं पे इसका नाम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगढ़ भी मिलती है, लेकिन वो महेंद्रगढ़ या महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर नहीं है। दूसरा सर्वोच्च शिखर है अरमाकोंडा। दूसरा सर्वोच्च शिखर अरमाकोंडा। और अरमाकोंडा की ऊंचाई है 1680 मीटर। इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ दर्रे भी ध्यान रखना है, यानी उत्तरी पार्ट में हमने हिमालय के संदर्भ में दर्रे पढ़ लिए थे, लेकिन दक्षिण भारत में भी 4 दर्रे हैं जो कि प्रसिद्ध है, जिसकी एक ट्रिक है टीबीपीएस। टीबीपीएस सबसे ऊपर हो जाएगा थालघाट, दूसरा हो जाएगा पालघाट, थालघाट, दूसरा हो जाएगा बोरघाट और तीसरा हो जाएगा पालघाट। बोरघाट इनका क्रम से पूछते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम में। पालघाट और चतुर्थ घाट हो जाएगा सैनकोप्टा घाट। सैनकोप्टा घाट। इस प्रकार से ये पश्चिम घाट के 4 दर्रे हैं। अब बात पठार के संदर्भ में की जाए तो कौन कौन से पठार की क्या क्या विशेषता है, तो पहला लेते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा के पठार की क्या विशेषता है प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में? ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो एमपी व गुजरात। एमपी व गुजरात में विस्तृत है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी हाड़ौती का पठार इसी का भाग है। हाड़ौती का पठार इसी का भाग है। और हाड़ौती के पठार और चंबल नदी का उद्गम या चंबल नदी का बहाव क्षेत्र इसमें आ सकता है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र इसी में सम्मिलित होगा। इसके अलावा मालवा के पठार की बात की जाए तो ये बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित है। वैसे सारा प्रायद्वीपीय पठार भी इसी से निर्मित है, बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित। और इसका निर्माण ज्वालामुखी के दरार उद्गार के द्वारा हुआ। ज्वालामुखी के दरार उद्गार द्वारा निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार द्वारा निर्माण। अब दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार में क्या डिफरेंट होता है? अगर कोई ज्वालामुखी का उद्गार दरारी रूप में होता है तो वहां पे लावा अपेक्षाकृत पतला होता है और वो एक पठारी क्षेत्र के रूप में जमा हो जाता है। लेकिन केंद्रीय उद्गार वाला विस्फोट भयंकर होता है और भयंकर होने के कारण उसका ऊपरी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा उड़ा दिया जाता है, क्योंकि केंद्रीय उद्गार में ज्वालामुखी का लावा तीव्र अवस्था में बाहर उछलता है और दरारी उद्गार में धीरे धीरे लावा बाहर की ओर उछलता है। अब नेक्स्ट बात की जाए बुंदेलखंड का पठार। दूसरा पठारी भाग है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के विस्तार की बात की जाए, वैसे दक्कन का पठार का हिस्सा मालवा का पठार है।
ये दो राज्यों में फैला हुआ है, एमपी और यूपी, एमपी व यूपी। ये बेडलैंड और टोपोग्राफी के नाम से, बेडलैंड ऑफ टोपोग्राफी के नाम से विख्यात है, टोपोग्राफी। बेडलैंड ऑफ टोपोग्राफी के नाम से विख्यात होने का कारण है यहाँ पे उत्खात भूमि पाई जाती है, उत्खात भूमि। मुख्यतः जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, चंबल के बीहड़ क्षेत्र में इस प्रकार की उतला उतलाकार में भूमि की संरचना पाई जाती है, यानी उबड़ खाबड़ जमीन, वही बेडलैंड टोपोग्राफी है। और इस बुंदेलखंड के पठार की बात की जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है नदी जिस समय ऊर्ध्वाधर से चलती है तो अपने आसपास के किनारों के जो मिट्टी और मृदा है उसको तोड़ करके अपने साथ ले जाती हैं, यानी विसर्प अवस्था में नदी का बहाव, आगे की ओर गमन। एक पठार पढ़ा था हमने छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार की क्या विशेषता है, इसे खनिजों का रूर क्षेत्र, खनिजों के लिए विख्यात जर्मनी का रूर क्षेत्र है, उसी प्रकार के इसे भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। और रूर प्रदेश मुख्यतः किस देश का है, तो जर्मनी का। और जर्मनी का किसके लिए विख्यात है, तो खनिजों के लिए विख्यात है, खनिजों हेतु विख्यात। भारत के अधिकांश खनिज छोटा नागपुर के पठार से ही उत्खनित होते हैं। दामोदर नदी का यहां से उद्गम होता है, दामोदर नदी का उद्गम। वैसे दामोदर की बात की जाए तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर निर्मित थी। दामोदर घाटी परियोजना ये बनाई गई थी 1948 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी यह, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना और ये अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित थी। उत्तरी अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित। वैसे इसके उपनाम भी मिलते हैं, यानी इसे अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाए तो छोटा नागपुर का पठार तो नाम है ही है। इसके अलावा रांची का पठार भी कहा जाता है, रांची का पठार। दूसरा नाम इसका हजारीबाग का पठार भी मिलता है, हजारीबाग का पठार। और तीसरा नाम इसका पलामू का पठार भी मिलता है, पलामू का पठार। और इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में है, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बात की जाए शिलोंग के पठार की, तो इसके बारे में हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था, शिलोंग का पठार। और शिलोंग के पठार में 3 पहाड़ियां ध्यान रखनी है जो कि कीपाकार अवस्था में है, गारो, खासी व जयंतिया, गारो, खासी व जयंतिया।
और इसकी क्या विशेषता है? भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। स्थान, और स्थान कौन कौन से? दो है, जिनमें से पहले तो था मासिनराम, वर्तमान में मासिनराम, और पहले था चेरापूंजी। मासिनराम मेघालय, पूर्व में था चेरापूंजी। और लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पे वर्षा किस प्रकार की होती है? तो वर्षा के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पर्वतकृत वर्षा यहाँ पे होती है। पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा का मतलब तात्पर्य है कि पर्वतों से मानसून टकरा जाता है और मानसून आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसी स्थिति में यहाँ पे भयंकर वर्षा होती है, क्योंकि की पगार पहाड़ियां हैं। और शिलोंग का पठार, प्रायद्वीप पठार या मालदा भ्रंश से पृथक होता है। इसका पृथक करने वाला है मालदा भ्रंश। मालदा भ्रंश के द्वारा यह प्रायद्वीपीय भारत से पृथक होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला पठार है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के पठार की बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। विस्तार की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना का क्षेत्र, और महाराष्ट्र। तेलंगाना में इसको तेलंगाना के पठार के नाम से भी जाना जाता है। 3 राज्यों में विस्तृत है। और ये उबड़ खाबड़ अवस्था में है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है, दंडकारण्य पठार का। घने जंगलों से घिरा हुआ। और मुख्यतः यहाँ पे ताड़ वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। दंडकारण्य का पठार नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा आए दिन हमले किए जाते हैं, से प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल के नक्सली इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इस पठार से एक नदी निकलती है, इंद्रावती। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है और इस पे एक जल प्रपात बना हुआ जो प्रसिद्ध है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात को एक उपमा दी गई है, भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात। वैसे नियाग्रा जलप्रपात की बात की जाए तो ये यूएसए एवं कनाडा के बीच में एक नदी चलती है, सेंट लॉरेंस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी पे है।
और सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है और इसी पे स्थित है। एक अंतिम पठार बचा है जो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्कन के पठार की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी होने के कारण ये कपास उत्पादन हेतु अग्रणी है। कपास उत्पादन हेतु अग्रणी। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में है। सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें यहीं पे है, इसलिए उद्योग है तो अनुकूल, क्योंकि यहाँ इसके आसपास में सागरीय जलवायु पाई जाती है, वातावरण में पर्याप्त नमी भी है और कपास का उत्पादन भी हो जाता है, इसलिए ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकसित अवस्था है तो उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। रेंगूर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। दक्कन के पठार का मुख्य 3 राज्यों में विस्तार है। एक तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। तीन राज्यों में विस्तृत है। एक पठार का नाम है मैसूर का पठार, जो कर्नाटक के पठार के नाम से ही है, और इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि लोहा अयस्क के लिए भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक भंडार है लोहा अयस्क के भारत के इसी क्षेत्र में। इसी के साथ हमारा ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश तो कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे हम तटवर्ती मैदान की। तटवर्ती मैदानी प्रदेश और इसका अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।